बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें एक थ्योरम को हम डिस्कस करेंगे जो आपके न्यूमेरिकल पर्पस को भी अच्छे से सॉल्व करेगी और आपको वैसे भी यहाँ प्रूव करना उसको आना चाहिए। हम सेल के बारे में ऐसा काम कर चुके हैं पहले, जो सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आए थे उस दौरान ये थोड़ा पार्ट आया हुआ है। और आज हम एक काम करते हैं, थ्योरम को बाद में बताएंगे, थोड़ा पहले आपको समझाते हैं क्या हम यहाँ प्रूव करना चाह रहे हैं। थ्योरम का नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। ट्रांसफर क्या होता है बेटा, कोई भी सेल ले लो या कोई भी बैटरी ले लो, हम एक सेल ले लेते हैं, ईएमएफ ई है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस आर है, ऊपर स्मॉल आर इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको हमने किसी बाहर और रेजिस्टेंस से जोड़ दिया, लोड रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, बाहर की आउटर रेजिस्टेंस जिसको बोलते हैं, आर का नाम दे दिया। इस सेल में से करंट चलेगा पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, ये सेल यहां से ज्यादा पावर इस आउटपुट में, बाहर वाले में ज्यादा से ज्यादा पावर देगा, ट्रांसफर करेगा। कब? जब इसकी जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो बाहर की जो रेजिस्टेंस है उसके बराबर हो। समझ रहे हो क्या कहिए? कोई भी सेल ज्यादा से ज्यादा पावर डिलीवर करेगा, ट्रांसफर करेगा सर्किट में। कब? जब सर्किट की रेजिस्टेंस जो है, बाहर वाला जो सर्किट, इसकी टोटल रेजिस्टेंस जो होगी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जिसको कहते हैं, वो सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर। ठीक है बेटा, तो इसके लिए अकॉर्डिंग टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, the power delivered by a cell will be maximum to the circuit when the external resistance in the circuit is equal to internal resistance of the cell or battery। सही है बेटा? चलो बताओ इसमें करंट किसके बराबर चलेगा? ये जो आई करंट है इसको हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो करंट के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? करंट निकाल तो लो। क्या होता है करंट? I इक्वल टू EMF बटे टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस के बाद प्लस है कैपिटल आर हो जाएगा। बाहर की आर है, अंदर की स्मॉल आर है, तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों को जोड़ के बराबर होगी। ये आ गई वही। ठीक है बेटा, अब पावर के लिए क्या होना चाहिए? P विल बी मैक्सिमम, P पावर बराबर है, P बराबर है EI VI। और बताइए आपको, E तो फिक्स है हमारी, अब I मैक्सिमम होगा। P विल बी मैक्सिमम if I मैक्सिमम। ठीक है बेटा, और यहां से क्या कह सकते हैं? I विल बी मैक्सिमम if, अब ये जो आई इंटरम, इसमें ये क्या हो? मिनिमम। आर प्लस आर इज ए मिनिमम, यहां से कह सकते हैं हम। ई तो फिक्स होगी, कम से कम होगी तो आई क्या ज्यादा हो जाएगा। ठीक है या नहीं? किसी नंबर को हम छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे तो क्या है इसकी वैल्यू? ज्यादा है। अब इसको मिनिमम प्रूव करना है, ये मिनिमम कब हो? तो इसको एक काम करते हैं, टू प्रूव इट मिनिमम, एक इसको मैं ऐसे लिखने की बजाय उत्तर अगर ऐसे लिख दूं कि आर कैपिटल ले लो, और इसको आगे लिख लो, इसको आगे पीछे कर लो, थोड़ा अच्छा लगेगा भाई, हमारे साइकोलॉजी दिमाग पे काम करते। आर का अंडर रूट माइनस आर का अंडर रूट सारे का स्क्वायर प्लस में 2r का अंडर। क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? उधर बताओ।
बिल्कुल, इसको जब ओपन करोगे आप है तो पहले का स्क्वायर r बनेगा, प्लस में दूसरे का स्क्वायर स्मॉल r बनेगा, ये दोनों बढ़ जाएंगे। फिर बोलो ब्रैकेट माइनस 2r और प्लस में क्या कर दिया 2r का अंडर बढ़ जाएंगे, वो ये चीज हो गया नहीं। अब इसको मिनिमम प्रूव करना होगा, हम इसको मिनिमम मानेंगे भाई, इसको मिनिमम प्रूव करना है, इसको हम इसके बराबर रखेंगे तो ये चीज मिनिमम होगी ना। अब रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होती है क्या? रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। R एंड R आर नॉट नेगेटिव, ये नेगेटिव होंगे ही नहीं कभी भी, तो मतलब ये तो पॉसिबल है ही। नेगेटिव का अंडर रूट क्या होता है? इमेजिनरी नंबर, आयोटा बोलते हैं जिसको, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अब ये मिनिमम कब होगा? इस नंबर के अंदर जोड़ रखा है इस चीज को, और ये मिनिमम कब होगा? जब ये 0 हो, क्योंकि इसमें जुड़ेगा। ये 0 सबसे छोटा हो सकता है, अगर ये बड़ा है ये छोटा है स्क्वायर कर देंगे पॉजिटिव आएगा, ये छोटा है ये बड़ा है माइनस आएगा, पर माइनस का क्या कर रखा है स्क्वायर, तो भी क्या आएगा पॉजिटिव। मतलब इस चीज में हमेशा कुछ ना कुछ जुड़ेगा, कम से कम कब जुड़ेगा? जब ये दोनों बराबर हो। तो ये मिनिमम कब होगा? ये मिनिमम एक ही कंडीशन में होगा, कब? जब स्मॉल r माइनस r क्या हो 0, इन दोनों की वैल्यू किसके बराबर हो 0। ये 0 इसमें जुड़ सकता है सबसे कम, अदरवाइज तो पॉजिटिव जुड़ेगा। स्क्वायर क्या कर रहा है पॉजिटिव, मतलब इसके अंदर सबसे छोटा नंबर जो आ सकता है वो क्या हो सकता है 0, अदरवाइज कोई भी होगा तो प्लस का ही आएगा। इसको 0 के बराबर कर दो, और यहाँ से r किसके बराबर आएगा? इधर ले जाओ, दोनों बराबर हो जाएंगे, रूट स्क्वायर कर दो तो क्या आएगा भाई r इज इक्वल टू पावर मैक्सिमम नहीं होगी क्या? कब हुई? जब बाहर की रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगी। तो सर्किट में पावर कैसी हुई? मैक्सिमम डिलीवर हुई। कैसे हुई भाई? मैक्सिमम। तो प्रूव हो गया ये। याद करो कुछ ऐसा ही आपके कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कराया था हमने, जो मिक्स कॉम्बिनेशन हुआ था, इसमें m मतलब एक में लाइन n लगे हुए थे, m लाइनें थी, एक में कितने थे n सेल, सब EMF निकाली थी, सब रेजिस्टेंस निकाली थी, तो वहां भी आपको करा रखा है I इक्वल टू, उसमें क्या हुआ था हमारा जो बाहर की रेजिस्टेंस थी वो किसके बराबर आई थी? NR बाई M के बराबर। याद करो इससे पिछले चैप्टर का लास्ट, पहले चैप्टर का लास्ट आर्टिकल था ये, सेकंड का पहला चैप्टर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इक्वल वाले सेल कॉम्बिनेशन मिक्स किया जैसे सीरीज में और पैरेलल में, उसमें ये सब इंटरनल रेजिस्टेंस बन गई और ये बाहर की रेजिस्टेंस। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस सेल की टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो क्या होगा? जो बैटरी होगी या सेल होगी क्या करेंगे? सर्किट में मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेंगे, सर्किट में मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करेंगे। प्रूव करना आ जाएगा तो कर दो बेटा, बोलो। एक छोटा क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट में बताया था, एक फ्यूज वायर हमने ले रखा है जिसकी लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर है और एक की 15 सेंटीमीटर है। दोनों को एक जैसे सर्किट में जोड़ा गया है और सेम वोल्टेज सप्लाई की गई है। तो पहले ब्लोन आउट फ्यूज जो ब्लोन होगा उड़ेगा, किसमें उड़ेगा? 10 सेंटीमीटर वाले में या 15 सेंटीमीटर वाले में या दोनों में बराबर? बताओ, आपका जवाब होना चाहिए इसमें दोनों में एक ही टाइम पर ब्लोन आउट होगा, एक ही टाइम पर। लेंथ के इंडिपेंडेंट होती है ये चीज। जब फ्यूज वायर लगाते हैं कट करके हम उसमें उसकी लंबाई नहीं लेते, ठीक है? दोनों का चाहे वो 10 सेंटीमीटर हो 15 सेंटीमीटर हो, ब्लोन आउट फ्यूज उड़ेगा एक ही टाइम पर, इकट्ठा ही जाएगा साइमल्टेनियसली। याद रखना, उसको प्रूव करने के लिए हम क्या कह सकते हैं? एक बात देखो इधर, ये एक फ्यूज वायर है, इसको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक सिलेंडर की फॉर्म होती है ना बेटा। ये वायर कैसे ही होता होगा? सिलेंडर की फॉर्म, मोटा वायर होता है ऐसे होगा। ये इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये हो गया, ये इसकी लेंथ मान ली हमने, इसके अंदर से करंट जाने लग रहा है, इसकी रेजिस्टेंस जो मैंने R मान ली,
अब जब इसमें से करंट जाने लग रहा है तो आप बच्चों को पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, करंट के जाने से इसकी रेजिस्टेंस, इसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रही होगी, समझ गए या नहीं? जो हीट प्रोड्यूस हो रही है तो इसको गर्म करने लगे, इसका टेम्परेचर बढ़ने लग रहा होगा। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो बाहर का टेम्परेचर क्या है, कम हो जाएगा। तो इसके यहां से क्या करेगी, हीट ट्रांसफर होगी बाहर। शुरू में तो टेम्परेचर अंदर करंट की वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा और ये फिर क्या करेगा, जितना टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये बाहर भी हीट देना शुरू कर देगा। एक स्टडी स्टेट आएगी, स्टडी स्टेट जिसमें जितना अंदर बढ़ रहा है करंट की वजह से हीट, उतनी अगर ये बाहर छोड़ रहा है तो फिर टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। अंदर इसके बन रही है हीट एनर्जी 100 जूल मान लो, और बाहर छोड़ रहा है ये 80, तो अंदर क्या हो रही है 20 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होने लग रही है ना। धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, क्योंकि आपको पता है बाहर सराउंडिंग्स में टेम्परेचर क्या होता है, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर हीट फ्लो करती है। इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो ज्यादा हीट फ्लो करेगी बाहर। एक ऐसी कंडीशन आ जाए बाद में कि 100 बढ़ने लग रहा है, 100 ही छोड़ने लग रहा है, ऐसे को क्या नाम देंगे हम, स्टडी स्टेट। और जो बाहर छोड़ता है वो किस पर डिपेंड करती है, वो इसके आउटर एरिया पर डिपेंड करेगी, भाई जो बाहर का एरिया होगा। देखिए जो बाहर का कराउड समझते होगे, जो बाहर सिलेंडर होता है उसका बाहर का कराउड लेंगे, ऐसे कह सकते हैं हम इसको, अगर बेंड कर दे तो ये हमारा एक कराउड बन जाएगी ऐसे। इसके आउटर की बात करेंगे, ये सिलेंडर बन गया। सिलेंडर का एरिया कितना होता है, तो यहाँ का आउटर ले रखा है, ये कराउड एरिया जिसको बोलते हैं 2πRL। इस एरिया में से जाएगा, टी टाइम में हीट जाएगी, ठीक है। और मान लो H जो है वो पर यूनिट एरिया हीट है, H जो है वो क्या है, जो करंट की वजह से हीट बनेगी, करंट की वजह से हीट बनेगी, क्या बनेगी I²RT, ठीक है। और जो हीट छोड़ी जा रही है, ये तो हीट किसकी वजह से बनी है, करंट की वजह से। हीट रिसीव मतलब तो बाहर छोड़ी जाएगी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको हमने नाम दे दे, इसको H दिया, उसको कुछ और मान लो, H डैश मान लो। फिर क्या मान ले, H डैश इज हीट इवॉल्व्ड, हीट इवॉल्व्ड कह सकते हैं, या डेसिपेटेड, बहुत अच्छा वर्ड, तो डेसिपेटेड हो जाएगा सही, पर यूनिट एरिया ऑफ वायर, एरिया पर यूनिट टाइम, ये होगी। तो बोलो बाहर कितनी निकलने लग रही होगी, टी टाइम में हीट प्रोड्यूस, जो बाहर इवॉल्व और हीट डेसिपेटेड टोटल, हीट डेसिपेटेड टोटल कितनी डेसिपेट होगी बताओ, H टोटल कितनी बनेगी, टोटल हीट डेसिपेटेड कर दो, टोटल हीट डेसिपेटेड कितनी बनेगी बताओ। H डैश तो होगी एक एरिया में, कितना एरिया होगा इसे सारा कराउड का, 2πRL, तो 2πRL वो होगी भाई, ठीक है। और टी टाइम तक हुई तो टाइम टी ले लिया। ये हीट इसमें से बाहर निकलने लग रही है, ये हीट करंट की वजह से क्या है, अंदर बढ़ने लग रही है। और स्टेडी स्टेट में क्या आ गई, दोनों सेम होगी, स्टेडी स्टेट में मतलब कांस्टेंट बढ़ गई, तो दोनों को बराबर रखेंगे तो क्या बनेगी, H डैश 2πRL बराबर है I²RT। टी से टी कैंसिल है भाई, R क्या होगा इस केस में, बोलो R, इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी इस वायर की, ρL/A, याद होगा ना आपको, एरिया क्रॉस सेक्शन जितना, A लेंथ कितनी है L, ये क्या है रेजिस्टिविटी, इसकी वैल्यू पुट कर दो यार, क्या हो जाएगा H डैश 2πR, इसके बराबर होगा I², इसकी जगह रो या L/A, और एक L यहाँ भी थी भैया नहीं, इसका क्या था L से L क्या होगा, तो यहाँ से H डैश जो आया इसके बराबर आ गया भाई, यहाँ इसको एक काम करो, H डैश इंटू 2π कर लो, 2πR तो कर ही लो यहाँ भी, ये यहाँ से क्या लिखोगे I², और इसको क्या लिखोगे रो, और एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन क्या बनेगा इसका, बोलो
एरिया क्रॉस सेक्शन ये क्या बनेगा, सर्कल होगा ये, कितना बनेगा सर्कल, सर्कल क्या एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर इसकी तरह रख सकते हो आप। अगर यहाँ से इसमें देख रहे हो आप जो एच डैश आया हुआ है तो किसके बराबर आ गया, पाई स्क्वायर रो बाई 2 पाई स्क्वायर आर क्यूब। इसमें कहीं लेंथ आई है जो हीट डेसिपेटेड पर क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। जब वह लेंथ की इंडिपेंडेंट होगी मतलब लेंथ के 10 हो चाहे 15 हो तो हीट डेसिपेट हो क्या होगी, सेम होगी। समझे या नहीं? इसलिए ध्यान रखना भाई जो फ्यूज वायर है उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा तो ब्लोन आउट कौन सा ज्यादा जल्दी होगा, स्मॉलर लेंथ का या हायर लेंथ का, दोनों क्या होंगे, लॉन्गर लेंथ कह सकते हो इसको, दोनों का एक ही टाइम पर इकट्ठा ब्लोन आउट। समझे या नहीं? अब कोई पूछे ये किसी के लिए मान लो फिक्स है तो ब्लोन आउट होने के लिए उसका एरिया जो होता है मोटा पतला जो मटेरियल बनाया था उस पर डिपेंड करे, यहाँ से सब चीजें कांस्टेंट मान सकते हैं हम ये रो पाई स्क्वायर एच, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। देखो ये भी कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट होता है कांस्टेंट है सारा, इसको भी कांस्टेंट मान लिया हमने किसी फ्यूज वायर को मानते हुए, तो इसको बोलते हैं आई स्क्वायर, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा आर की 3/2। इसमें न्यूमेरिकल मिलेगा आपको जो फ्यूज वायर है उसकी रेडियस के वही इतना रेडियस का है, इतने करंट में ब्लोन आउट हुआ, रेडियस का इतने करंट के बाद वो फ्यूज हो गया। कितने रेडियस, इतनी रेडियस का होता तो करंट कितने करंट के अंदर ब्लोन आउट होता, बताओ करंट कितना निकालो, तो I1 ले लेते तो R1 ले लेते, I2 बटे R2, I1 बाई I2 किसके बराबर होगा R1 बटे R2 की पावर 3/2, उसे कर लेते। तीन चीजें आपको दे रखी होंगी, एक आप निकाल सकते हो, ऐसा न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा। समझ में आया या नहीं? मेन मुद्दा ये था भाई, और ये आपका एडिशनल ढूंढने से मिलेगा आपको बुक में कहीं ना कहीं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो आप बच्चों को ध्यान में रखना है, अगर हम घरों में जो कनेक्शंस होते हैं सीरीज में होते हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में कोई बल्ब वगैरह जुड़े हुए हैं तो टोटल पावर पूछे तो कितनी कंज्यूम होगी, पैरेलल में जो पावर है उसको कैसे ऐड करते हैं, भाई सीधे ऐड करेंगे, रेसिप्रोकल ऐड करेंगे, जैसे कैपेसिटेंस नहीं हुआ करती, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, ऐसे किसी सर्किट की इक्विवेलेंट पावर निकालो, उसके ऊपर आते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहले मैं यहाँ लेता हूँ आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं भैया, प्लीज एक बार ध्यान देना जो मैं कहना चाह रहा हूँ यार। मान लो हमारे पास 3 बल्ब है, 3 बल्ब है हमारे पास, उन 3 बल्ब को हमने सीरीज में जोड़ दिया, जो बल्ब लेके आओगे उसके ऊपर रेटिंग होगी 60 वाट 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज ऐसे लिखा मिलेगा। नॉर्मली हम किस चीज के लिए मानते हैं, मान लो तो बल्ब लेके आए हैं, पहले की पावर P1, दूसरे की पावर P2, तीसरे की पावर P3। जब ये जो बल्ब हमारे को दे रखे होंगे, पावर P1 है, पावर P2 है, पावर P3 है, क्या इनके लिए वोल्टेज अलग अलग होगी या सबकी सेम होगी? क्योंकि जब लेके आएंगे घर से, मतलब मार्केट से घर में जोड़ने के लिए, तो 220 के हिसाब से तैयार करे गए हैं या V वोल्टेज के हिसाब से तैयार किए गए हैं, तो सबकी वोल्टेज क्या रहेगी, इसमें सेम रहेगी। ठीक है बेटा, आपने इस चीज का ध्यान रखना है इसमें। अब एक काम करते हैं, यहां से इसके लिए इसकी वोल्टेज आप V ले लो, इसकी वोल्टेज V मानी जाएगी, इसकी भी V मानी जाएगी और इसकी भी V मानी जाएगी, क्योंकि सेम में सब में जुड़ जाएगी बराबर के लिए। तो बताओ यहाँ इसकी बल्ब की पावर P1 कैसे निकलेंगे, P1 = V² R1, यही होता है ना। इसकी रेसिस्टेंस निकालेंगे, ये काम करना पड़ेगा हमें। दूसरा यहाँ क्या करना पड़ेगा, P2 = V² R2 और P3 किसके बराबर हो जाएगा, V² R3। ये हर किसी बल्ब की विशेषता ऐसी होगी। जब इन तीनों को हम किस में जोड़ना चाहते हैं बताओ,
सीरीज या पैरेलल में? पैरेलल में जोड़ना चाहते हैं तो तीनों बल्ब को हमने पैरेलल में जोड़ दिया भाई ऐसे। ठीक है बेटा। और जैसे इसमें जोड़ेंगे तो इसकी रेजिस्टेंस R1 ले ली, इसकी रेजिस्टेंस क्या ले ली? R2, इसकी क्या ले ली? R3। और इनको हमने किस में जोड़ दिया? हमने ये मान लिया भाई ऐसे। कोई नहीं, आप पैरेलल में आप दिखा दो, इसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं मानेगा, हम इसको कह सकते हैं भी नहीं मानना मेरा, भी के साथ जोड़ देंगे, ऐसा मान लिया, जोड़ेंगे इसको। रेजिस्टेंस किसमें है? तीनों पैरेलल में। रेजिस्टेंस का रिजल्ट क्या होता है? डायरेक्ट अलजेब्रिक सम हो गया, रेसिप्रोकल सम। बिल्कुल सही। R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। ठीक है। अब तीनों बल्ब में से यहाँ से R1 की वैल्यू, R2 की वैल्यू, R3 की वैल्यू इस इक्वेशन से निकाल के बेटा और इसमें रख दो। जैसे इसमें रखेंगे क्या होगा? R1 की वैल्यू 1/R1 की वैल्यू आ गई तो क्या आ गई? P1/V²। और ये क्या आ गई? P2/V²। और ये क्या आ गई? P3/V²। और इस सभी को हटा के और उसकी जगह एक ही बल्ब लिया है, उसकी पावर P है और वोल्टेज V के साथ जुड़ा हुआ है, सेम वोल्ट के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या पढ़ेंगे इसमें? किसके लिए क्या लिखेंगे? P इक्विवेलेंट बाई V²। ये लिखा जाएगा इसकी जगह। अब सब में से क्या कट गया? तो P इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? P1 + P2 + ये बन गया। इस कॉम्बिनेशन में किसमें जोड़ा है बल्ब को? पैरेलल में होगा। सही है या नहीं? क्या बड़ा? P पावर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन P1 + P2 + ये आ जाएगा। जब सीधा जोड़ाएगा भाई कैपेसिटर की तरह आएगा। अगर सीरीज में जोड़ रखे होते तो क्या करते? अब ये रेजिस्टेंस किसमें होती? सीरीज में। क्योंकि बल्ब के अंदर जो रेजिस्टेंस हो किसमें होती? सीरीज में। और सीरीज में किसके बराबर आता? R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता? R1 + R2 + R3। हमने यहाँ क्या किया? इनमें से किसको निकाला था? R1 R2 R3 की वैल्यू को निकाल के सब किया होगा। यही काम आप वहां भी करो। आप क्या होगा बोलो? R1 की वैल्यू V²/P1, यहाँ V²/, और यहाँ, और इसके लिए क्या लिखोगे? सबको हटा के उसके लिए लिखेंगे क्या बनेगी? P इक्विवेलेंट बराबर है V²/R इक्विवेलेंट। यहां से निकालो R इक्विवेलेंट की वैल्यू, क्या हो जाएगा? V²/P इक्विवेलेंट। तो 1/P इक्विवेलेंट किसके बराबर होगी? 1/P1 1/P2 1/P। तो सीरीज में कैसे जुड़े? रेसिप्रोकल। पैरेलल में कैसे जुड़ी? तो पावर्स जो होते हैं वो एडिशन में, कॉम्बिनेशन में, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में किन के रूल्स को फॉलो करते हैं? रेजिस्टेंस के रूल को या कैपेसिटेंस के रूल को? कैपेसिटेंस के रूल को फॉलो करेंगे। ठीक है बेटा, याद रहेगा या नहीं? अब इसको हम लिख देते हैं 1/PS लिख देता हूं इसको। पावर इज सीरीज कॉम्बिनेशन 1/P1 1/P2 1/P3। ऐसे में होगा। समेशन कर लोगे ना इनके लिए। मान लो आपसे कोई पूछे सीरीज में ये दे रखी है, सीरीज में जोड़ रखे हैं, ये पावर है, पैरेलल में निकालो, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कैसे निकाले? एक बड़ा बढ़िया एन तीन बल्ब दे, सीरीज में पावर ये, तीनों बल्ब को पैरेलल में कर दो, पावर कितनी कंज्यूम होगी पूछे आपसे। तो यहाँ से होगा ना, तीनों किसमें मान लिया हम? बराबर है तीनों, तो किसका मान लिया? तीनों बराबर होंगे तो कितना जाए? P इज इक्वल टू 3P बराबर हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा बोलो? 1/PS इज इक्वल टू 3/P। सब बराबर हो जाएगा, 1/P 1/P हो जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो आपस में, करना मल्टीप्लाई, दोनों को क्या बनेगा? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो पावर इन पैरेलल बटे पावर इन सीरीज बराबर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, P से P कट जाएगा 3 का स्क्वायर। तो क्या आ गया भाई?
पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इनटू पावर इन सीरीज। अगर n बड़ा होते तो क्या लिखते, यहाँ ना होते तो np, यहाँ क्या लिखते n/p, तो क्या आता, फिर हमारे पास क्या फार्मूला बनता, बोलो यहाँ से अगर n के लिए होता तो पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू n स्क्वायर पावर इन सीरीज। सही है या नहीं? अब आपको सीरीज में दे रखी हो 10 वाला हो, सीरीज में इतनी कंज्यूम हुई 10 10 का स्क्वायर कर दियो, सीरीज कर दियो, किसकी आ जाएगी, पावर। ये क्वेश्चन भी आपको 3 यूनिट में लगे हुए ऐसे करोगे या नहीं? करके देखना बेटा इसको। न्यूमेरिकल्स का एक दिन कल होगा और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पे ध्यान देना, ठीक है, करना बेटा।